मेरी शादी होने वाली थी। शादी से पहले भाभी ने मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैं हैरान रह गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी प्यारी भाभी मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा सकती है, जिसके कारण मेरी बारात वापस लौट गई। भैया ने कहा कि मेरी बहन से कोई तो शादी कर लो। आखिरकार भैया की इज्जत का सवाल था। भैया को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और माँ बार बार मुझे दुहाई दे रही थी। वह कह रही थी, तू पैदा होने से पहले ही मर क्यों नहीं गई? यह दिन आने से पहले काश मैं मर जाती। माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया था। एक तरफ भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे अपने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, लेकिन इधर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा था। मेरे भैया की इज्जत का सवाल था। मेरी बारात वापस जाने से पूरे गांव में उनकी बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन अब उनकी बहन को अगर कोई नहीं अपनाता तो वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, और शायद मुझसे कोई दोबारा शादी भी न करता। भैया अपनी किस्मत को बुरी तरह कोस रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। तभी हमारे ही गांव में रहने वाला एक सब्जी वाला सामने आया और भैया के सामने आकर मेरे आग मेरा हाथ मांगने लगा। भैया ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, मगर बात इज्जत की थी और मुझ पर जो दाग लगा था वह सारी जिंदगी भी धुल नहीं सकता था। इसीलिए मैंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की और खामोश होकर वैसा ही किया जैसे मेरे भैया चाहते थे। इस तरह मेरी शादी उस मामूली से सब्जी वाले के साथ हो गई, जो गांव में अपनी सब्जी का ठेला लेकर इधर उधर घूमता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। मैं जब विदा होकर उसके घर आई तो कमरे में बैठी अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर रो रही थी कि मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के लेकर कितने सपने अपनी आंखों में सजाए थे। मेरा पति जब कमरे के अंदर आया तो मेरे करीब बैठकर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना खतरनाक है। बड़े अरमानों से हम अपनी भाभी को अपने घर लेकर आए थे। आखिरकार मेरा एक ही भाई था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ समय तक अपनी भाभी के साथ रहूं। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी भाभी को अपनी बहन बनाकर उनके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव पे रहने वाले थे। हमारे गांव के लोग आपस में बड़े और प्रेम और सद्भाव से रहा करते थे। हमारे गांव में मान मर्यादाओं को अहमियत दी जाती थी। मेरे भैया शहर में नौकरी करते थे। उनको शहर की ही एक लड़के से प्यार हो गया था। हम घर में 4 लोग थे, माँ पापा, मैं और भैया। भैया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर नौकरी करने के लिए चले गए थे, क्योंकि भैया का मानना था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे लायक यहाँ कोई नौकरी भी नहीं है। पापा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी पढ़ लिख गई थी। मैं भी चाहती थी कि मैं भी नौकरी करूं, लेकिन पापा और माँ ने मुझे नौकरी करने से रोक दिया। मैं अपने भैया से सिर्फ 3 साल छोटी थी। हम सभी लोग भैया से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इस घर में वही होता था जिसे भैया कहते थे। भैया ने जब हमें अपनी पसंद के बारे में बताया तो हम लोगों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि भैया प्रेम विवाह करना चाहते हैं। जब भैया ने हमें भाभी का फोटो भेजा था तो हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि भाभी बहुत सुंदर थी और शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह गरीब परिवार से संबंध रखती थी। इस बात को जब भैया ने माँ पापा को बताया तो उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि हम लोग भी मध्यम परिवार से थे। भैया ने माँ पापा से कहा, आप लोग शहर जाइए और निशा के घर का रिश्ता लेकर आइए। माँ पापा ने शहर जाने में कोई देरी नहीं की, बल्कि वह तो अगले ही दिन शहर चले गए और निशा भाभी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। उनके घर वालों से माँ पापा की जान पहचान हो गए थे और उसके बाद ही निशा भाभी और मेरे अनिरुद्ध भैया का रिश्ता तय हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे अपने भैया की शादी की शॉपिंग करनी थी और मैंने उन दोनों की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खूब जमकर हंगामा किया और जमकर शॉपिंग भी की। भाभी के घर वालों को बताया था कि उनके रिश्तेदार भी हमारे यहाँ गांव में ही रहते हैं। हमारी उनसे जान पहचान हो गई थी। वे भाभी के दूर के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि भाभी की मौसी का घर हमारी गली में ही था। भाभी के घर आ जाने से घर में एक अजीब सी रौनक लग गई। घर का माहौल खुशियों से भर गया था। भैया की शादी बड़े धूमधाम से की गई, जिसमें पूरे गांव को निमंत्रण किया गया था। मुझे लगभग हमारा पूरा गांव ही अच्छी तरह जानता था, क्योंकि मेरा स्वभाव हंसमुख रहा था। मेरे बहुत से सपने थे। मैं भी सोचती थी कि एक दिन मैं भी दुल्हन बनूंगी और मेरी भी खूब धूमधाम से शादी होगी। आखिरकार मेरे भैया कहते थे कि हम तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
मुझसे घर में सब लोग बहुत प्रेम करते थे। जिनका महत्व मुझे दिया जाता था उतना ही महत्व भाभी को भी दिया जाने लगा। आखिरकार वह हमारे घर की सदस्य थी। अब वो भी मेरी माँ पापा के लिए बेटी समान ही थी। मगर गुजरते समय के साथ साथ मुझे भाभी कुछ अजीब सी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे भाभी को मैं बुरी लगती हूँ, क्योंकि भाभी जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी तभी वह मुंह बिगाड़कर जवाब दिया करते थे। ऐसा लगता था जैसे भैया जब जब प्यार से मुझसे बात करते थे तब तब भाभी जल जाते थे। शायद यह सब कुछ भाभी को बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके पति उनके अलावा किसी और पर अपना हिस्से का प्यार लुटा दे। मगर वह मेरे भैया थे, उनके लिए भाभी की एक अलग जगह थी, मेरे लिए अलग। तो फिर भाभी के दिल में यह विचार क्यों आ सकता था? भाभी को ऐसा लगता था जैसे उनके पति के प्यार पर सिर्फ उनका ही अधिकार है और किसी का नहीं। समय इसी तरह गुजरता जा रहा था। एक दिन पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने पर मैं और माँ बहुत रोए। माँ तो रो रो कर कह रही थी कि बेटे की तो शादी देख ली, बेटी की भी देख अपने हाथों से कर देते। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह सब मंजूर नहीं था। भैया ने माँ से वादा किया था कि वह मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। पापा के मरने के बाद माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उनका कहना था कि तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से चले गए, मैं भी बीमार हूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ। लेकिन मैं इस बारे में क्या कहती? मैं तो खामोश रहती थी। मेरे बड़े मेरे लिए जो फैसला करते वही मेरे लिए सही था और मुझे उनकी मर्जी पर ही अपना सिर झुका देना था। माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। भैया अभी भी शहर में नौकरी कर रहे थे। पहले वह महीने में एक बार गांव आते थे, लेकिन पापा की मौत के बाद वह हर हफ्ते गांव आने लगे थे। भाभी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारे काम माँ करती थी। लेकिन माँ ने कभी इस बारे में ना तो कभी भाभी से कोई शिकायत की, ना ही भैया से। मैंने माँ से भी कहा था कि भाभी की इन हरकतों के बारे में हमें भैया से कहना चाहिए या फिर भाभी से ही बात करनी चाहिए। लेकिन माँ ने कहा, बेटा यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी बहू के दिल में से नहीं उतरना चाहती। बहू तो पहले ही घर के सारे काम करती है। अरे जब अनिरुद्ध आ जाता है तब वह घर के सारे ही काम करती है ना। माँ की बात पर मैं खामोश हो गई। मैं खुद भी घर के सारे काम किया करती थी। भाभी के साथ मेरा व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। बस भाभी का मूड कभी कभी मेरे प्रति खराब हो जाता। भैया जब भी गांव आते थे शहर से मेरे लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आया करते थे, क्योंकि अब भैया को मेरी शादी की चिंता हो रही थी। जैसे माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, वैसे ही भैया भी धीरे धीरे मेरी शादी का इंतजाम करते जा रहे थे। यह सब न जाने क्यों भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। भाभी कह रही थी, अभी तो काव्या का रिश्ता भी लगा नहीं है और तुम अभी से उसके दहेज का सामान लाने लगे हो। जिस पर भैया कहते, काव्या मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे ढेर सारे दहेज के साथ विदा करूंगा। मेरी बहन को अपने ससुराल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय गुजरा ही था कि तभी गांव के एक जमींदार के यहाँ से मेरा रिश्ता आया। भैया और माँ इस रिश्ते से बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत उसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि लड़का शहर का पढ़ा लिखा था और फिर गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, जो हमारे गांव के अमीर लोग में आते थे। यह रिश्ता खुद हमारे घर चलकर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। अभी सिर्फ मेरा रिश्ता ही तय हुआ था कि लड़के वालों की तरफ से खबर आई कि वे लोग सगाई करना चाहते हैं। मेरी सगाई भी खूब धूमधाम से की गई। हम सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी इस रिश्ते से राजी थी। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो मेरा हमेशा ख्याल रखे और जहाँ मेरी हर इच्छा पूरी की जाए। मेरा होने वाला पति रोहित बहुत अच्छा था और गांव का सबसे हैंडसम लड़का था, जिसे गांव की लगभग सारी लड़कियां पसंद करती थी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि जिसकी शादी एक ऐसे इंसान से होने जा रही है जिसे गांव की सारी लड़कियां अच्छा समझती थी। लेकिन सगाई वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी खुशियों को कम कर दिया। मेरी खुशी रोहित के साथ जुड़ चुकी थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और मेरी यह खुशी मेरे परिवार वाले अच्छी तरह नोटिस कर रहे थे। जब से मेरा रिश्ता लगा था मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। सगाई वाले दिन रोहित के परिवार वालों ने मेरे भैया से बातचीत की और उनसे कहा कि हमारा बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है और हम लोग भी कम पैसे वाले नहीं हैं। हम आपसे लेने देने की बात करना चाहते हैं। भैया यह सुनकर चौंक गए। उन लोगों ने कहा, हमारा बेटा सबसे ज्यादा समझदार और सबसे अच्छा है। हम चाहे तो उसके लिए आपकी बहन जैसी ढेर सारी लड़कियां ला सकते हैं, मगर हमने आपकी बहन को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमें अपने रोहित के लिए वही लड़की पसंद आई। भैया कहने लगे,
मैं आप लोगों की बात नहीं समझ पा रहा। आप किस तरह के लेन देन की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा। हमें करीब 20 तोले सोना, दहेज का लग्जरी सामान और 3 लाख रुपए कैश चाहिए। यह बात सुनकर तो भैया के होश उड़ गए। भैया ने कहा, ये आप लोग क्या बात कर रहे हो? मैं इतने सारे गहनों और पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ? मैं तो खुद एक मामूली सी नौकरी करता हूँ। हाँ, मगर मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि अपनी बहन को दहेज में लग्जरी सामान दे सकता हूँ। यह सुनकर रोहित के परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हमें इससे भी ज्यादा दहेज और आपकी बहन से भी अच्छी लड़की मिल सकती है। आप तो शहर में नौकरी करते हो, अच्छा कमा लेते हो, तो क्या अपनी बहन को इतना दहेज भी नहीं दे सकते? यह बात सुनकर मेरे भैया परेशान हो गए। उनको भाभी ने भी समझाया था कि आपको लड़के वालों की ये शर्त नहीं माननी चाहिए। माँ भी परेशान थी कि अगर रोहित के परिवार वालों को इतनी डिमांड करनी ही थी तो यह बात उन्होंने रिश्ता तय होने से पहले क्यों नहीं बताई। यह सारी शर्तें सगाई के दिन सामने लाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी जब इस बारे में पता चला तो मैं खामोश हो गई। मुझे रोहित के परिवार वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसी मांग तो वही लोग करते हैं जो लालची होते हैं। उन लोगों को भी इस तरह के लालच ही था जो दहेज के साथ सोना और रुपयों की मांग कर रहे थे। इन सारी बातों से मेरा दिल उदास हो गया। मैं जिस तरह से अपनी शादी को लेकर खुश थी, यह बातें जब मेरे सामने आई तो मैं उदास हो गई। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम क्या चाहती हो? मैंने तो अपनी नजर झुका दी थी। मैंने कहा, भैया मैं कुछ नहीं चाहती, जैसा आप अच्छा समझो मैं उसी में खुश हूँ। इतने में ही भाभी बोल पड़ी। उन्होंने कहा, आखिर आप इतने पैसों का और इतने सोने का इंतजाम कहाँ से करोगे? भैया कहने लगे, अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अभी मेरे पास अपनी बहन की शादी का इंतजाम नहीं है तो क्या हुआ, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और उसकी शादी का इंतजाम करके ही रहूँगा। मुझे रोहित के परिवार वालों से थोड़ा समय चाहिए। मैं अपनी बहन की शादी रोहित के साथ ही करूँगा। माँ कहने लगी, बेटा लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा? भैया कहने लगे, माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? रोहित जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। भैया ने रोहित के परिवार वालों से बात की और उनसे कहा था कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए। मैं कंपनी से लोन ले लूँगा, मगर यह रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। रोहित के परिवार वालों ने भैया की बात मान ली। भैया ने कहा था, मेरे लिए सब कुछ कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा मुझे समय चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूँगा। भैया ने हमें विश्वास दिलाया था और अब भैया ने हर हफ्ते आने के बजाय महीने में एक बार ही गांव का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। भैया हर महीने अब जब भी घर आते शहर से ही मेरे लिए कुछ गहने लेकर आ जाते थे और उसे माँ के हवाले कर दिया करते थे। माँ से कहते थे, इसे काव्य की शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। 6 महीने में रोहित के परिवार वालों की मांग सोना इकट्ठा कर लूँगा। और रही पैसों की बात, तो पैसे तो पहले ही मैंने काव्या की शादी के लिए जमा कर लिए थे। मैं खुश थी कि मेरे भैया मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर इसी बीच भाभी का मूड दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। जब भी भैया घर आते थे, वह भैया से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लग जाती और मुझसे तो यह बात भी करना पसंद नहीं करती थी। हमेशा घर के कामों के बीच वह मुझे छोटी छोटी बातों पर ताना दिया करती थी। कहती थी, मेरा पति तुम्हारे कारण दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे अपनी मेहनत का भी कोई ख्याल नहीं। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं भाभी से कहती थी, भाभी भैया ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि मैं आप लोगों जैसा चाहोगे वैसा ही कर सकती हूँ। मैं भी अपने भैया को परेशान नहीं करना चाहती थी। भाभी कहने लगी, अच्छा बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। जितनी अच्छी बनने की तुम कोशिश कर रही हो, इतनी अच्छी तुम हो नहीं। मैं भाभी की इस बात पर खामोश हो जाती। वह अक्सर माँ और भैया के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती, पर पीछे से तो हमेशा उनका मूड खराब ही रहता था। जैसे तैसे 6 महीने भी गुजर गए थे। मेरी शादी का समय करीब आ रहा था। भैया 15 दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव आ गए थे।
भैया आते समय भी मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आए थे। जिस दिन भैया आए थे मैं बहुत खुश थी और मुझे रोना भी आ रहा था कि अब मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। घर में मेरी शादी की तैयारी चल रही थी और इसी बीच हमें एक नई खुशखबरी मिली जिसने हम सबके होठों पर ढेर सारी मुस्कुराहट ला दी। वह खुशखबरी यह थी कि भाभी माँ बनने वाली है। हम सब लोग बहुत खुश थे। मेरी शादी का लगभग सारा इंतजाम भी हो चुका था। भैया ने सारे ही गहने इकट्ठे कर लिए थे और वह पैसे भी शहर से लेकर आए थे। वह सारा सामान माँ की अलमारी की तिजोरी में रख दिया गया था। यह बात मेरी शादी से 3 दिन पहले की है, जब रात के समय हम लोग खुशी खुशी एक साथ खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। पर न जाने क्यों खाना खाते ही मुझे बहुत तेज नींद आने लगी थी। कुछ ऐसा ही माँ ने भी कहा था और भैया भी उस दिन जल्दी ही अपने कमरे में सोने चले गए थे। अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे और मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा था। मैं इतना तो कभी नहीं सोती थी। मैं जैसे ही कमरे से निकलकर बाहर आई तो मुझे पता चला कि आज माँ भी देर तक सो रही थी और भैया भी सोए हुए थे। बस भाभी ही जाग रही थी। बड़ी अजीब बात है, सब लोगों को इतनी नींद आ रही थी। ऐसा हमारे घर में पहली बार हुआ था। हमारे घर के सभी लोग सुबह के 7-8 बजे तक उठ जाया करते थे। इतनी देर तक कोई नहीं सोता था। तो फिर आज सबको क्या हो गया था? भैया और माँ तो काफ़ी देर से उठे। मुझे लगा शायद शादी की तैयारी की वजह से कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई है, तभी तो हम लोग इतनी देर तक सो रहे थे। अजीब बात यह थी कि हम तीनों के ही सर में दर्द हो रहा था, जबकि भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी। धीरे धीरे शादी वाला दिन भी आ गया था। शादी वाले दिन दोपहर के समय भैया ने भाभी से कहा कि माँ की अलमारी से सारे गहने और रुपए निकाल कर ले आओ। थोड़ी देर बाद जब भाभी वापस आई तो उन्होंने मेरे पास आते ही एक झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, बताओ गहने कहाँ है? मैंने उनको चौंक कर देखा। मैंने कहा, भाभी अब क्या कह रही हो? भैया ने भी पूछा, क्या कह रही हो? छोड़ो मेरी बहन को, क्या बात है? भाभी कहने लगी, मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि आपको कैसे बताऊँ कि आपकी बहन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आप तो अपनी बहन पर अंधविश्वास करते हो और अलमारी में कोई गहने नहीं है। भैया कहने लगे, तो फिर गहने कहाँ गए? भाभी बोली, तुम्हारी बहन को ही पता होगा, इससे ही पूछो। मैंने खुद अपने कानों से इससे आशिक से बात करते हुए सुना था। यह उसके साथ भागने की योजना बना रही थी। इसने कहा था कि शादी से थोड़ी देर पहले यह यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन इतनी चालाक है कि इतने सारे गहने पहले ही गायब कर दिए। माँ ने भी भाभी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? भाभी कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ माँ जी। मैंने खुद अपनी आंखों से काव्या को कई बार उस लड़के से बात करते हुए देखा है। भैया कहने लगी, कौन लड़का? तो भाभी ने कहा, मुझे नहीं पता कौन लड़का था, यह तो हमारी बहन ही बताएगी कि वह कौन है। मैंने भैया की तरफ घबराते हुए देखा। भैया की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उधर मेरी माँ भी मेरी तरफ से बोल रही थी, लेकिन भाभी भैया को मेरे खिलाफ भड़काने में सफल रही। मेरी सारी खुशी बिखर गई और भैया इस बात पर विश्वास कर लिया कि गहने मैंने ही गायब किए हैं और मेरा किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है। भैया ने माँ से कहा, इस पर ध्यान रखो, इसे कमरे में बंद कर दो, ऐसा ना हो यह हमारी इज्जत को कुचलकर यहाँ से भाग जाए। साथ ही साथ भैया बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तुमने गहने किसको दिए? मगर मुझे पता ही नहीं था कि गहने कहाँ गए, तो मैं उनको क्या बताती। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल चुका था। माँ की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें कमरे में पहुंचा दिया गया था। हम लोग इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि घर में मेहमान आने लगे थे। जैसे तैसे शाम का समय आ गया था और रात आने में कुछ ही देर रह गई थी। भैया बहुत परेशान थे। उन्होंने इतने समय में से शादी के लिए जो बंदोबस्त किया था वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बारात भी आ गई और मुझे दुल्हन बना दिया गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी ही बहन को दोषी समझने लगे। मुझे अपनी माँ से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाभी ने माँ पर भी ऐसा जादू किया कि माँ भी भाभी की बातों में पूरी तरह से आ गई। अब सब कुछ समय पर छोड़ दिया गया। बारात आ गई और जैसे ही फेरों के लिए मुझे बुलाया गया तो रोहित के परिवार वालों ने कहा, हम दुल्हन को मंडप पर बुलाने से पहले दहेज के रुपए और गहना देखना चाहते हैं। यह बात सुनते ही मेरे भैया के होश उड़ गए। अभी तक तो यह बात छुपी हुई थी कि गहने गायब हो चुके हैं, लेकिन
अब जान हथेली पर आ चुकी थी। माँ और भैया बहुत परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। इज्जत बेइज्जती का सवाल था। सारे मेहमान आ चुके थे, बारात भी आई हुई थी, लेकिन गहने नहीं मिल रहे थे। भैया ने मेरे ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश की। उनसे कहा, पहले शादी की रस्में तो शुरू कीजिए, लेन देन की बात तो बाद में हो जाएगी। लेकिन वह तो अपनी बात पर अटल थे। कहने लगे, लेन देन की बात पहले होगी, शादी बाद में होगी। हम यहाँ शादी करने ही तो आए हैं। शादी में एक अजीब सा हंगामा पैदा हो गया। काफी समय तक यह बात छुपाने की कोशिश की गई, गहने नहीं है, लेकिन समय निकलता जा रहा था। रोहित के परिवार वाले हंगामा कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले लेन देन होगा, उसके बाद ही शादी होगी। और फिर भैया के मुंह से वह शब्द निकल ही गए कि हमारे गहने चोरी हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग शादी की रस्में तो पूरी करिए। मैं शादी के बाद सारे गहने दोबारा से बनवा दूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। भैया यह बात हाथ जोड़कर कह रहे थे। यह बात सुनकर रोहित के पिता जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, तो तुमने हमारा मजाक बनाने के लिए हमें बुलाया है? भैया तो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि वह लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वह उनका मजाक कैसे बना सकते थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और चले हो मेरे पढ़े लिखे जवान बेटे से अपनी बेटी की शादी करने। यह बात हमने मंगनी के समय ही तय कर ली थी। तुम्हें उस समय सोचना चाहिए था। तुम झूठ बोल रहे हो कि गहने चोरी हो गए। अरे, तुमने कहीं गहने बनवाए ही नहीं होंगे। हमने तुमसे मांगा ही क्या था। भैया कहने लगे, देखिए, मैंने कहा ना कि सिर्फ गहने ही तो चोरी हुए हैं। 5 लाख नगद और दान दहेज का सारा सामान रखा हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं गहनों की व्यवस्था भी जल्दी कर दूंगा। लेकिन उन लोगों पर भैया की विनती का कोई असर नहीं हुआ। भैया की आंखों से आंसू थे। उन्होंने एक न सुनी और बारात वापस लेकर जाने लगे। मेरे भैया उनको पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, उनसे विनती करने लगे, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। भाभी एक कोने में खड़ी यह सारा तमाशा देख रही थी। जिसकी लगाई हुई आग थी। गहने कहाँ गए थे, किसने लिए थे, यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाया था, वह बहुत बुरा था। मेरी बारात वापस जा चुकी थी। मेरे भैया ने मेरी शादी का जो इंतजाम किया था वह सब धरा का धरा रह गया, सिर्फ उन गहनों के कारण जिनका वह न जाने कितने समय से इंतजाम करते हुए आ रहे थे। भैया मेरे पास आए। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगे, आज सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। सारे मेहमानों के सामने भैया ने मुझ पर हाथ उठाया था। इस बात ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया। माँ भी मुझे ही कोस रही थी, कह रही थी, तू जन्म से पहले ही क्यों नहीं मर गई। अगर तू पहले मर जाती तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। लेकिन मैं उन लोगों को कैसे समझाती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कोई मेरी बात न सुनने को तैयार था और ना ही समझने को। भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं समझ गई थी कि ये सब भाभी ने ही किए हैं। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे भाई की बहुत बेइज्जती हो गई थी। भैया कह रहे थे, इस समय कोई मेरी इज्जत रख ले तो कोई इसे अपना ले। भैया अपनी पगड़ी हाथ में पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे और मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आसपास खड़े सारे लोग तमाशा देख रहे थे। भैया कहने लगे कि अब मेरी बहन से शादी कौन करेगा। दहेज के कारण मेरी बहन की बारात वापस लौट गई। अब मैं क्या करूं। हम सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे जब अचानक मेहमानों के बीच से एक जोरदार आवाज आई और हमने जैसे ही उस ओर नजर डाली तो हम सब लोग दंग रह गए। वह इंसान हमारे सामने आया और कहने लगा, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। क्या आप अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करोगे? यह सवाल सुनते ही भैया ने चौंक कर आवाज की ओर देखा। हमारे गांव की कमला चाची ने कहा, अरे यह तो हमारे गांव में सब्जी बेचता है। उसने कहा, जी, मैं गांव में अपना सब्जी का ठेला लगाकर घर घर सब्जी बेचता हूँ। इतना तो कमा ही लेता हूँ कि आपकी बहन का पेट इज्जत से भर सकूं। आप जरा सोचिए, जिस परिवार में आप अपनी बहन की शादी करना चाहते थे, इस बात की क्या गारंटी है कि बहुत दान दहेज देने के बाद भी आपकी बहन वहां खुश रहती। अरे वह तो लालची लोग थे। उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी दौलत यह थी कि आपकी बहन को अपने घर की बहू बनाने जा रहे थे और वह लड़का जिसके साथ आपकी बहन की शादी होने जा रही थी वह खामोशी से अपने माता पिता की कही हुई बात को सुनता रहा। वह पढ़ा लिखा था, उसे इस बात पर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर वह बिल्कुल खामोश रहा। उसे तो वही सब ठीक लगा जैसे उसके माता पिता कह रहे थे।
आप अपनी बहन को इतना सारा दान दहेज देकर विदा करते और शादी के बाद भी ससुराल वाले आपकी बहन पर अत्याचार करते, तब भी वह लड़का खामोशी से सब कुछ देखता रहता, लेकिन कभी अपनी पत्नी का रखवाला नहीं बनता। उसने मेरे भैया के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा, देखिए, मैं भले ही कम कमाता हूँ, लेकिन आपकी बहन का जीवन भर बहुत ख्याल रखूंगा। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। यह सारी बातें सुनकर भैया के दिल में एक आस जग गई। वह उसकी बातों से प्रभावित हुए और इस तरह उन्होंने मेरी शादी उसके साथ करने का फैसला कर लिया। लेकिन दिल ही दिल में मैं सोच रही थी, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां मैं रोहित के सपने देख रही थी, वहां आज मेरी शादी रोहित की बजाय एक मामूली सी सब्जी वाले से हो रही थी, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था। फिर भी मेरी शादी उसके साथ होने जा रही थी। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उस समय अपने भाई की इज्जत की खातिर मैंने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह शिकायत और कमी रह गई कि भैया को एक बार मेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी। मुझे समय देना चाहिए था। मुझ पर आरोप लगाया गया, मुझे बदनाम किया गया, मेरी बारात वापस चली गई और मेरा हाथ एक मामूली से सब्जी वाले के हाथ में दे दिया गया। इस तरह मेरे भैया ने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया और भैया को मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ भी नहीं रखा, मुझे गले भी नहीं लगाया और मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैं खामोशी के साथ उस सब्जी वाले विकास से शादी करके उसके घर आ गई। उसका एक छोटा सा घर, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जगह जगह से टूटा हुआ लगता था, जैसे घर की मरम्मत हुई कई साल हो गए। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बिस्तर पर बैठ जाऊं। जगह जगह मकड़ी के जाले, धूल जमा थी और घर में बहुत गंदगी फैली थी। ऐसा लग रहा था कि घर कब से खाली पड़ा हुआ है। उसने मुझे बैठने का इशारा दिया। मैं बैठ गई और अपनी जिंदगी में आए इस भूचाल को सोचने लगी। मैंने क्या सोचा था और अब क्या हो गया। इतने में ही वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घबरा गई थी। मैं उसे पीछे हटी। उसने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने एक छोटा सा गिफ्ट मेरे हाथ में दिया। मैंने सोचा मामूली सा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो हीरो की अंगूठी थी। उसके घर की हालत देखकर मेरे हाथों में पकड़ी हीरे की अंगूठी पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने पूछा, यह इतनी महंगी अंगूठी आपके पास? वह मेरी बात पर हंसा और बोला, अब जब मेरी तुमसे शादी हो चुकी है तो तुम्हें सब सच जानने का हक है। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। मुझे काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी कि इस गांव में कुछ लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी पहचान बदलकर सब्जी वाला बन गया। मुझे यहाँ आए 10 दिन हो गए। मैं इसी घर में रहता हूँ और दिन में ठेला लगाकर चारों ओर घूमता हूँ ताकि सब पर नजर रहे। उसने कहा, आज जब मैंने तुम्हारे लाचार भाई को देखा और देखा कि यहाँ दहेज जैसी कुप्रथा अभी भी फल फूल रही है और सिर्फ दहेज पूरा न देने पर तुम्हारी बारात वापस लौट गई, तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं आगे आ गया और उस समय तुम्हारे भाई की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हें मैंने पहली बार नहीं देखा, 2-3 बार और भी देख चुका हूँ। जब तुम अपने घर से निकलती थी मुझे तुम पसंद आ गए थे और आज ऊपर वाले ने मेरी शादी पसंद को मेरा बना दिया। मैं खुश हूँ तुमसे शादी करके। उसकी बातें सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को मैं मामूली सब्जी वाला समझ रही थी वह तो सीआईडी इंस्पेक्टर निकला। उसने कहा, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें अपने साथ अपने शहर के घर ले जाऊंगा। बस जिस काम से आया हूँ वह पूरा हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर वाले ने मुझे रोहित से भी ज्यादा अच्छा इंसान दिया। विकास अच्छा, पढ़ा लिखा और ईमानदार था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। शादी के बाद मैंने इस टूटे फूटे घर की सफाई की और रहने लायक कर दिया। विकास दिन भर अपने मिशन में रहता और थोड़ा ही समय घर आता ताकि किसी को शक ना हो। उसके पास पर्याप्त पैसे थे, वह हर इच्छा पूरी करता। भाभी को लगा था कि सब्जी वाले से शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तभी तो वह विदाई पर हंस रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी रोहित से नहीं बल्कि विकास से ज्यादा खूबसूरत गुजरेगी। मैं बहुत खुश थी। विकास ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई। कुछ महीनों बाद जब मैं मायके गई तो मुझे दुख हुआ कि भाभी बहुत बीमार थी और पता चला उनका मिस कैरेज हो गया। भाभी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मेरी हालत देखकर वह हैरान थी। उन्हें लगता था मैं गरीबी में जी रही होंगी,
लेकिन जब उन्होंने मेरे ठाट बाट देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं भाभी के पास जाकर बोली, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आपको आपके किए की सजा ऊपर वाले ने दे दी। आपने जो मेरे साथ किया उसे मैंने खामोशी से सहा और ऊपर वाले ने मुझे उसका फल दे दिया। मेरा पति कोई मामूली सब्जी बेचने वाला नहीं है, बल्कि सीआईडी इंस्पेक्टर है। भाभी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो काव्या, तुम ठीक कहती हो, मैंने गलत किया। मैंने अपने बच्चे के लिए सपने सजाए थे, वे टूट गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीनी। मैंने रोकर पूछा, भाभी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? भाभी रोते रोते बोली, मुझे बुरा लगता था कि तुम्हारे पति तुम पर अधिकार जताते हैं और तुम्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। जब मुझे पता चला वह तुम्हारी शादी के लिए गहने जुटा रहे हैं, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रात के खाने में नींद की दवा मिलाई, सब सो गए। मैंने तिजोरी से गहने चुराए और अपनी मासी के घर रख दिए और आरोप तुम पर लगा दिया कि तुम्हारे एक लड़के से संबंध है और तुम भागने वाली हो। भैया ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। भाभी हाथ जोड़कर जो रो रही थी, उसने में भैया कमरे में आ गए। उन्होंने भाभी की एक एक बात सुन ली। भैया जैसे टूट गए थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो काव्या, गलती सिर्फ भाभी से नहीं मेरी भी है। मुझे अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं। भाभी ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन भैया ने कहा, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने भैया को विकास के बारे में सब बताया तो भैया के दिल को चैन मिला। उनको यकीन नहीं हो रहा था। भाभी भैया की नज़र में खुद को सुधारना चाहती थी। भैया को गुस्सा इस बात का था कि इन्होंने निर्दोष बहन पर भरोसा नहीं किया। भाभी भैया को मनाती रही। फिर अपने घर आ गई। अगले दिन भाभी मेरे घर आई। उन्होंने दोबारा माफ़ी मांगी। विकास से भी कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, काफ़ी चीज़ें जानती हूँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। भैया उनसे बात नहीं करते, माँ भी नहीं। लेकिन भाभी ने फिर से सबका दिल जीतने के लिए विकास की मदद की। विकास को वैसे भी साथियों की जरूरत थी। भाभी ने भी अवैध काम करने वालों का पता लगाने में मदद की। भाभी गरीब परिवार से थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी। यह बात जब भैया को पता चली तो भैया ने भाभी को माफ़ कर दिया और कहा कि मैं सबसे ज़्यादा खुश इसीलिए हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। विकास ने आरोपियों को पकड़वाने के बाद जेल पहुंचा दिया था और उन पर कार्रवाई की गई। गांव में जितने भी चोर उचक्के थे उन्हें भी पकड़ा गया था। भाभी ने वह सारे गहने अपनी मौसी के घर से लाकर भैया को दे दिए थे। विकास ने दहेज प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन किया था और लोगों को जागरूक किया था। बेटियों को शिक्षा दिलाई ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, खुद पर निर्भर रह सके। कुछ समय के बाद विकास मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर के घर आ गए। उनके परिवार वालों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी भाभी आज भी अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है। समय रहते अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वह उसे सुधारने में सफल रहता है। ऊपर वाले ने भाभी को उनकी गलती की सजा इस तरह दी थी कि उनकी गोद उजड़ गई थी, लेकिन भाभी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। अगर मैं गलत होती तो मेरी किस्मत में विकास जैसा इंसान नहीं लिखा होता। रोहित के परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी क्योंकि वे लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे लोग जो दहेज की मांग करते हैं वे बहुओं से ज़्यादा दहेज का मोह रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी बेटी को खुश नहीं रख सकते। मैं विकास के साथ शहर आ गई हूँ और यहाँ अपने पति के परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला मेरी भाभी की गोद फिर से भर दे, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई